रूही की नई नई शादी हुई थी। रूही किसी से भी ज्यादा बात करने में झिझक रही थी। रूही अपने कमरे में अपने पति मोहित के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी रूही की ननद महक वहां आती है। भाभी, आप भैया का आने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, वो कहाँ है? वैसे काफी देर हो गई है, अब तक वो आए नहीं। भाभी, भैया को काम की वजह से शहर के बाहर जाना पड़ा और बहुत जरूरी काम होगा, इसलिए वो गए। वरना आपको शादी की पहली रात आपको अकेला छोड़ के जाती। लेकिन उन्होंने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? भाभी, भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। भैया को सही में जरूरी काम होगा और बॉस के तो बहुत कॉल आ रहे थे। अगर वो नहीं जाते तो उनकी नौकरी पे बात आ जाती। कोई बात नहीं, वैसे भी शादी में उनकी काफी छुट्टियां हो गई हैं, काम भी तो जरूरी होता है ना। हाँ भाभी, आप बहुत प्यारी हो वैसे। अच्छा भाभी, आपको अकेला महसूस ना हो तो मैं आपके साथ सो जाऊं जब तक भैया वापस नहीं आ जाते। आपको अकेला महसूस नहीं होगा। सुहाग रात में हर कोई अपने पार्टनर के साथ रात बिताता है और एक मेरी किस्मत है जो मैं अपनी ननद के साथ सोऊं। मेरी नंद भी कितनी अजीब है, उन्हें शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलने में। क्या हुआ भाभी, आप परेशान क्यों हो? मैं आपके साथ सोऊंगी तो दिक्कत होगी? नहीं नहीं ननद जी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मेरी चिंता है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, फिर सो जाएंगे। भाभी, जो आप मायके से गद्दा लेके आई हो वो कितना मुलायम है और कितना अच्छा है। अच्छा हुआ भैया काम की वजह से बाहर चले गए, वरना इस मुलायम गद्दे पे सोने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। ननद और भाभी दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। कुछ दिनों बाद रूही अपनी ननद से कहती है, नंद जी, अब तो मोहित जी आने वाले हैं 1-2 दिन में। आप अपने कमरे में सोने की आदत डाल सकती हो। आपको मेरी वजह से दिक्कत होती होगी ना? नहीं नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मेरा तो मन यही करता है मैं आप ही के साथ सोऊं। हाँ, मन तो मेरा भी बहुत था कि ननद और भाभी का एक ही कमरा हो, लेकिन अब आपके भैया आने वाले हैं, इसलिए अब तो उन्हें अपने कमरे में ही सोना पड़ेगा। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं भाभी, जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक मैं आपके साथ सो लूंगी। जब भैया आएंगे तब के तब देख लेंगे हम। महक हर वक्त अपनी भाभी के ही कमरे में रहती। धीरे धीरे तो अपनी भाभी के कमरे को अब अपना भी बोलने लग गई थी। कुछ दिनों बाद मोहित घर वापस आता है। मोहित को देखकर महक कहती है, अरे भैया, आप जल्दी आ गए। और इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? आपको तो 2-3 महीने लगने चाहिए थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? घर आने के लिए तो मैंने अपना सारा काम जल्दी से खत्म कर दिया। और मेरे बॉस वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता था कि मेरी शादी हुई है नई, तो उन्होंने मुझे ज्यादा रोका नहीं। ये तो अच्छी बात है। वैसे आपको भाभी बहुत मिस कर रही थी भैया। तभी तो मैं जल्दी से आ गया। मुझे तो ये लग रहा था कहीं रूही को ये ना लगे कि सुहागरात की रात उसका पति उसे अकेला छोड़ के चला गया और कुछ बताया भी नहीं। कोई बात नहीं भैया, आप इतना परेशान मत हो। भाभी बहुत अच्छी है, वो सब समझती है। जब मैंने बताया आप बहुत जरूरी काम से गए हो तो वो मेरी बात समझ गई। दोनों भाई बहन काफी बातें करते हैं और रात का खाना खाकर रूही और मोहित दोनों अपने कमरे में जाते हैं। रूही मोहित को गले लगाती है और उसे अपने दिल की बात कहते हुए बोलती है, आप मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? मुझे बता के भी तो जा सकते थे ना। अरे मेरी फ्लाइट थी, अगर तुम्हें बताने लग जाता ना तो लेट हो जाता, कि जा नहीं पाता। इसलिए ना मैंने सोचा तुम्हें बाद में बता दूंगा। माफ कर दो। कोई बात नहीं, काम भी तो उतना ही जरूरी है। और वैसे भी अब आप आ गए हो ना, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। रूही और मोहित एक दूसरे के नजदीक आ ही रहे होते हैं कि तभी महक सीधा कमरे में आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों का मजाक किरकिरा कर दिया। धत पागल, वैसे तू इतनी रात को हमारे कमरे में कर क्या रही है? कोई काम है क्या? भैया, वो मेरे कमरे में छिपकली है और मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं वहाँ पर नहीं सो पाऊंगी। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे कमरे में सो जाइए और मैं यहाँ भाभी के साथ सो जाऊंगी। कोई बात नहीं महक, मैं अभी जाके छिपकली को भगा देता हूँ, तुम आराम से सो जाना फिर। नहीं भैया, मुझे नहीं सोना वहाँ पे छिपकली है और मैं दिमाग में से जितना भी डर निकाल लूँ वो नहीं निकलेगा। एक काम कीजिए, आप मेरे कमरे में सो जाइए, मैं भाभी के साथ सो जाऊंगी यहाँ पे। चल कोई बात नहीं, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू भाभी के साथ सो जा, मैं जाके तेरे कमरे में सो जाता हूँ, ठीक है? लेकिन मोहित जी, आप आज ही आए हो और आज ही अलग कमरे में। रूही कोई बात नहीं, मैं कौन सा दूसरे शहर जा रहा हूँ सोने के लिए? अरे मैं तो बगल वाले कमरे में जा रहा हूँ। महक अब हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर उनके कमरे में आ जाती और अपनी भाभी के साथ उसी कमरे में सो जाया करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। रूही को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
वो अपनी ननद से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी नंद ने तो रोज का ही ड्रामा बना लिया है। अरे मियाँ बीबी को एक रात अकेले नहीं सोने दे रही है, हर रोज कोई ना कोई बहाना लेकर आ ही जाती है। दिन निकल रहे थे और अब मियाँ बीवी के कमरे से भाभी ननद का कमरा बन जाता है। कुछ दिनों बाद रूही अपनी ननद से कहती है, नंद जी, वो मैं क्या सोच रही थी ना कि आप माँ जी के कमरे में सो जाओ। माँ जी तो गाँव गई हैं, उनका कमरा खाली ही रहता है, तो आप वहाँ आराम से सो सकती हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ। नहीं नहीं भाभी, आप कैसी बात कर रही हो? मम्मी के कमरे में जाऊंगी? इतनी बदबू आती है वहाँ पे। मम्मी पता नहीं कौन कौन सा तेल लगाती है, इसलिए ना मेरा कमरे में जाने का मन नहीं करता। वैसे आपका कमरा भी साफ करवा ही दिया था ना मोहित ने, तो आप अब अपने कमरे में आराम से सो सकती हो। आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ना हमारे कमरे में। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो बल्कि आप ही के कमरे में अच्छा लगता है। और मैं तो सोच रही हूँ अपना सारा सामान ना आप ही के रूम में शिफ्ट करा लूँ। और मुझे ना सुबह सुबह कपड़े लेने के लिए ना अपने कमरे में जाना पड़ता है, जिससे आपकी और भैया की नींद खराब ही हो जाती है। लेकिन महक, ये कमरा तो तुम्हारे भैया और मेरा है ना, और अब हम दोनों एक साथ ही इस कमरे में सोएंगे, इसलिए मैं कह रही थी अब आप अपने कमरे में सो जाओ। भाभी आप क्या अपना पराया कर रही हैं? मैं तो आपको भाभी कम अपनी सहेली ज्यादा मानती हूँ, और मेरे मन में ना ऐसा कोई ख्याल भी नहीं है भाभी। महक अपनी भाभी की सारी बातें काट देती है और अपनी भाभी के कमरे में ही सामान लेकर शिफ्ट हो जाती है। मोहित भी अब परेशान हो जाता है और वो रूही से कहता है, रूही, तुम ना महक से बात करो, उसे समझाओ कि अब हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं, तो हम दोनों को एक साथ समय बिताने दे। अरे 1 दिन का हो 2 दिन का हो तो समझ आता है, वो तो हर दिन उठ के हमारे कमरे में आके सो जाती है और मुझे कमरे से बाहर निकाल देती है। ये तो गलत बात है ना यार, और मैं उसका भाई हूँ, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन तुम तो कह सकती हो ना उसे, तो समझाओ उसे, क्या पता तुम्हारी बात वो मान जाए। रहने दो, आपकी ही बहन है। अरे चिपक ही गई है ये हमारे कमरे से, जाने का नाम ही नहीं लेती है। मैंने तो एक बार सामने भी बोल दिया, लेकिन मेरी बातों का तो कोई असर ही नहीं हुआ उस पे। अब मैं क्या करूं? रूही और मोहित दोनों ही महक से काफी परेशान हो चुके थे। कुछ दिनों बाद रूही की सास गीता गांव से आती है। गीता के आने के बाद भी महक अपनी भाभी के कमरे में ही सो रही थी। कई दिन निकल गए। ये सब देखकर गीता भी परेशान हो गई थी और रात में जब महक अपनी भाभी के कमरे में सोने जा रही थी कि गीता उसे टोकते हुए कहती है, महक, ये क्या है? जब से आई हूँ मैं यही देख रही हूँ कि तू अपने भैया भाभी के कमरे में सोती है। अरे अपने भैया भाभी को थोड़ा तो समय दे। माँ वो मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू जा और अपने कमरे में सो। अब अगर अपने भाभी के कमरे में आई तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। गीता की धमकी के बाद महक अब अपने कमरे में ही सोती है। रामू के पड़ोस में रहने वाला धनी सेठ था तो पहले उसी की तरह गरीब, लेकिन एकदम से उसने अपने झोपड़े को महल बना लिया था। ये कई सालों पहले की बात थी। अब तो धनी सेठ न सिर्फ नाम से ही बल्कि अपने काम से भी अमीर हो चुका था, क्योंकि धनी सेठ के पास इतना पैसा था कि वो अपने पैसे ब्याज पर भी लगाया करता था। एक रोज रामू अपने आंगन में बैठा अपने हाथ वाला पंखा कर रहा होता है। तभी रामू की बीवी जो चूल्हे पर रोटी बना रही थी, वो अपने पति से कहती है, जी हम गरीबों की किस्मत भी कैसी है ना, कितना मेहनत करना पड़ता है हम गरीबों को। अच्छा तो तुम धनिये का घर देखकर ऐसा बोल रही हो ना, उसकी मोटर वाली टंकी में पानी भर गया होगा इसलिए वो गिर रहा है। अब तुम मुझे ताने दोगी क्योंकि उसकी मोटर की टंकी है और हमारे पास हैंड पंप। मेरे हाथों को देखो, छाले पड़ गए हैं बचपन से हैंडपंप चलाते चलाते। लेकिन मेरी फूटी किस्मत सोचती थी कि कोई राजकुमार आएगा, लेकिन राजकुमार का तो पता नहीं, गरीबी और आ गई जिंदगी में। जैसे मैं तो सोने की थाल में पैदा हुआ था, मुझे भी हल चलाना पड़ता है भाई, कस्सी चलानी पड़ती है। ये देखो मेरे हाथों में छाले निकल जाते हैं। जिसे तुम धनिया कह रहे हो, पहले वो भी हल बैल भैंस सब चलाता था, लेकिन अब तो वो तुम्हें पहचानता भी नहीं है। चंपा खाना बनाते हुए अपने पति से कहती है, सुनो, तुम जाओ ना, बोलो अपने धनिया को एक बोतल ठंडा पानी दे दे, मेरा गला सूख रहा है। ना मैं नहीं जाता उस चोर के घर, मुझे मत कहा करो ये सब काम। खाना बनाने के बाद चंपा खुद ही धनी सेठ के घर जाती है और दरवाजे से ही आवाज लगाती है, जी सुषमा दीदी, एक बोतल पानी का मिलेगा क्या? वो क्या है ना, चूल्हे पर खाना बनाकर आई हूँ तो बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी।
रुक, यहीं रहियो, धनिया घर पर ही है, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए ठंडा पानी। अब जब तक सुषमा पानी लाने जाती है तब तक धनी सेठ वहाँ आ जाता है और उसे देखकर चंपा भाग जाती है। तभी सुषमा वहाँ पानी लेकर आती है और ये देखकर धनी सेठ कहता है, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, इन भूखे नंगों को खाना पीना मत दिया करो। ये सब मेरी मेहनत का है, ना कि उस गरीब की मेहनत का। उन्हें क्या पता कि मेहनत क्या होती है, अमीरी किस चिड़िया के नाम है वो क्या जाने। ये सुनने के बाद सुषमा भी पानी की बोतल लेकर अंदर जाते हुए मन ही मन सोचती है, मेहनत से तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सच में इनकी मेहनत की ही कमाई हो। अब गर्मी का मारा रामू बेचारा पास में ही हो रही शादी के टेंट से एक फराटे वाला पंखा लेकर आता है, जो आवाज तो बहुत करता है लेकिन गर्मी की कमी का एहसास दिलाता है और चंपा को थोड़ी राहत भी पहुंचती है। लेकिन अब देर रात रामू को नींद नहीं आती। वो अपनी छत पर जाता है और जैसे ही अंगड़ाई लेता है वो सामने धनिया के बालकनी में एसी लगा हुआ देखता है। ये देखकर रामू खुद से कहता है, क्या किस्मत है ऊपर वाले, मेरे साथ पला बड़ा मेरा चड्डी बड्डी दोस्त आज महलों का राजा बना हुआ है और मैं यहाँ पर झोपड़ी का भिखारी। उसके पास एसी, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन और मेरे पास क्या। कुछ देर बाद अब जैसे ही रामू उठता है वैसे ही रामू की पत्नी चंपा अपने पति के लिए गर्म चाय लाती है और जैसे ही चटाई पर बैठा रामू अपनी दोस्त के घर की तरफ मुंह किए चाय पी रहा था, तभी वो देखता है कि उसके दोस्त धनिया के लिए उसकी पत्नी कई रंग का जूस लेकर आई है, वो भी ट्रे में। साथ ही उस ट्रे में फल भी थे। ये देखकर रामू अपनी चाय को देखता है और कहता है, सुबह सुबह ये गर्मी, ऊपर से ये गरीबी का रोना, और कब मिलेगा मुझे चैन से सोना। सोना मिले न मिले, गोल्ड मिल जाए बस। अब रामू नीचे आता है तो वो धनिया यानी धनी सेठ की आवाज सुन लेता है। अरे भाग्यवान कहाँ हो, जरा मोटर चला दो, पौधों में पानी देकर मुझे भी ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। अरे चंपा कहाँ चली गई? अरे मैं नहा रहा हूँ, तू हैंडपंप चला दे कम से कम। इतनी गर्मी में थोड़ा ठंडे पानी से नहाऊंगा तो दिमाग भी ठंडा रहेगा। अब इतना सुनकर गर्मी में खाना बना रही चंपा रामू को ग्लास फेंक कर मारती है और अपनी बीवी से मार खाने के बाद रामू खुद हैंडपंप चलाता हुआ खुद से कहता है, वे, गरीबों की तो बीवियां भी इज्जत नहीं देती, साला किस्मत कहाँ साथ देगी। चल रामू अब खुद से पानी बाल्टी में डाल और नहा ले। अब रामू खुद से बाल्टी में पानी भर भर कर नहाता है और तो और अब रामू अपने काम के लिए निकलता है और पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करता है। और आज भी तेज गर्मी की धूप में रामू को अपना सफर तय करके काम पर जाना था। लेकिन कुछ दूरी पर ही रामू चला था कि तभी वो देखता है कि एक 4 चक्के की लंबी सी कार उसके पास आकर रुकी है। अब कौन ये अमीर ज्यादा है जो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा जाता है? अब रामू देखता है कि कार के काले शीशे हटने के बाद धनी सेठ रामू से बोल रहा है, आजा रामू बैठ जा, नुक्कड़ पर जाना है ना तुझे, वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अरे जी मैं चला जाऊंगा, आप दिक्कत मत करो। आपको प्रॉब्लम में देखकर मेरे आंसू निकल आते हैं। अरे रामू ऐसी कोई बात नहीं है, आजा बैठ जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा था। अब रामू धनी सेठ की कार में जैसे ही बैठता है वैसे ही कार चलने के बाद धनी सेठ रामू को सुनाते हुए कहता है, सोचा आज गरीबों का भला कर दूं। एक तो गर्मी है, ऊपर से तू दिख गया तो सोचा बिठा ही लेता हूँ, इसलिए बिठा लिया। तू ज्यादा सोचा मत कर। ये सुनकर रामू को बुरा तो लगता है लेकिन कार में बैठने के बाद ठंडी ठंडी हवा और राहत देखकर रामू अपने मन ही मन सोचता है, ऐसा लग रहा है कि जन्नत की सैर कर रहा हूँ। ये कार भी क्या चीज है? ए भगवान कुछ भी कर, अमीर बना दे बस। अब रामू ये सोच ही रहा था कि धनी सेठ रामू को कहता है, आ गया नुक्कड़, अब देख क्या रहा है, चल उतर, हट उठ। अब रामू कार से उतर जाता है और कुछ दूर चलकर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन फिर से रामू का वही हाल हो जाता है, जिस वजह से रामू खुद से कहता है, वाह ऊपर वाले तेरी माया, फिर मेरा वही हाल कर दिखाया। अरे जब अमीरी देनी ही नहीं थी तो दिखाई ही क्यों? अब देर शाम रामू अपने काम पर से आता है तो अपने दरवाजे पर खाट लगाकर ताड़ी पी रहा होता है।
तभी उसकी नजर उसके दोस्त धनिया पर जाती है, जो कि अपने गार्डन में टेबल लगाता है और उसका नौकर महंगी दारू की बोतल और बर्फ की ट्रे रखकर उसके सामने से चला जाता है, जिसे ठंडा कर अब धनिया पी रहा था। लेकिन इधर रामू खोलती हुई ताड़ी पी रहा था। अब रामू ये देखकर खुद से कहता है, तू अपन गरीब लोगन की शान है। जो मजा तुझे पीने में आता है वो कहाँ स्कॉच पीने में आता होगा। धनिया, तू क्या है मेरे आगे? धनिया मुर्दाबाद, चल। रामू अपने दरवाजे पर ताड़ी पीते हुए शोर मचाने लगता है। तभी चंपा आती है और रामू को घर में लेकर जाती है। अब अगली सुबह रामू उठकर शाम के जलवान के लिए लकड़ी काट रहा होता है। तभी वो देखता है कि धनिया छाता लगाकर खेतों में मजदूरों से काम करवा रहा है और ये देखकर रामू अपनी पत्नी से कहता है, देखो देखो, धनिया को देखो। जब हम बच्चे थे ना तो धूप में खेलते थे। काला कलूटा हो गया था धूप में खेल के तुम्हारा धनिया। लेकिन अब देखो, पैसा आने के बाद इसकी फितरत बदल गई, रंग बदल गया, चाल बदल गई, ढाल बदल गई। अरे इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं बदलती। अरे सरकार छोड़ो, मैं कच्चा नहीं बदल पाता इतनी जल्दी। मोदी जी, थोड़ी हमार भी सुन लो। वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आपका धनिया इतना अमीर कैसे हुआ जो इसने कार घर सब ले लिया। अरे सब कुदरत का करिश्मा है चंपा। बड़ी ही लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा कैसे ये हरामी धनिया जो आज खुद को धनी सेठ कहलवाता है ना, ये कैसे बना, क्या किया इसने। अभी तो अपनी गरीबी की जिंदगी ही खुशी खुशी बिता लेते हैं हम। कुंती की उम्र 65 साल थी। कुंती का एक लौता बेटा रमेश और उसकी बहू विभा का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अपनी बेटी बहू के बाद कुंती पर अपनी 5 पोतियों की जिम्मेदारियां आ चुकी थी और अब कुंती भी अपनी पोतियों को बड़े ही लाड़ प्यार से पालने लगी थी। लेकिन कुंती की इन 5 पोतियों में से कोई भी अपनी दादी की बात नहीं मानता था, तो कोई भी उसकी इज्जत भी नहीं करता था। एक रोज देर शाम रिंकी को एक लड़का अपनी बाइक पर छोड़ कर जाता है। ये देखकर रिंकी की बड़ी बहन काजल रिंकी से कहती है, कहाँ थी इतनी रात और ये कौन था जो तुझे छोड़ कर गया है? मेरा कॉलेज फ्रेंड है ये। और आपको क्या दिक्कत है? अब मैं अपने दोस्तों के साथ भी आ जा नहीं सकती क्या? बेटा, आने जाने के लिए किसने मना किया? आज का समय इतना अच्छा नहीं और काजल तुझसे बड़ी है, उससे ऐसे बात करेगी? हाँ दादी, आपकी ही कमी थी। आप भी सुना लो और आप लोगों का हो जाए तो बता देना। इतना बोलने के बाद ही रिंकी अपने कमरे में चली जाती है और काजल अपनी दादी कुंती से कहती है, दादी देखा ना आपने, आप कहती हैं बच्चे हैं, समझ आ जाएगी। ये ऐसे बात करके गई है आपसे। जा जाकर खाना दे दे उसे, वरना तो वो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए सो जाएगी। काजल और पूनम जॉब करती थी और अपनी तीनों बहनों को पढ़ा रही थी और घर का खर्चा भी चला रही थी। अब कुछ समय बाद ही पूनम घर में आती है और काजल पूनम को देखकर कहती है, कल से तुम मेरे साथ घर आएगी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जी नहीं दादी, मैं तो अपनी दोस्त के ही साथ जाऊंगी। आपके साथ नहीं आना मुझे, क्योंकि आपका लेक्चर ही बंद नहीं होता है। बेटा पूनम, काजल के साथ आ जाया कर, दोनों साथ ही आया करो। आपसे किसने राय मांगी है? आप चुप करके खाना खाओ ना। पहले ही आप मेरे माँ और बाप को खा चुके हो। पूनम, ये कैसे बात कर रही है तू दादी से? तमीज ही भूल गई है क्या अपने बड़ों से बात करने की? ये सुनने के बाद कुंती की आंखें भर आती है, लेकिन वो वाकई अपनी पोतियों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। ये सारी बातें हॉल में पढ़ रही नेहा और पूजा भी सुन रहे थे और वो अपनी दादी को उदास देखकर उन्हें गले से लगा कर कहती है, दादी, पूनम दीदी और रिंकी दीदी की बातों का बुरा क्यों मानती हो? मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। क्यों, तुझे अपने ससुराल नहीं जाना? शादी नहीं करेगी? नहीं दादी, मैं और पूजा दीदी शादी ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो आपका ख्याल रखना है। अच्छा, तो अब तुम दोनों दादी की साइड हो लिए और मुझे शादी करवाकर इस घर से भगाना चाहते हो? हाँ दीदी, हम तो आपको भगाना चाहते हैं क्योंकि आप मुझे बहुत सारा दूध देती हैं। तुम पांचों मेरी जान हो, तुम ही मेरा गुरूर और अभिमान हो।
मेरे बच्चों। अब अगली सुबह तो काजल और पूनम अपने काम पर निकल जाते हैं। नेहा अपने स्कूल और पूजा अपनी कंप्यूटर क्लास। लेकिन घर में रह जाती है रिंकी, जो काफी समय से अपने फोन में लगी हुई थी। अब कुंती हॉल में से ही रिंकी को आवाज लगाकर बुलाती है। रिंकी बेटा, रिंकी, अरे जरा मेरे साथ पेंशन दफ्तर चल, मुझसे अकेले नहीं जाया जाएगा। आजकल के बच्चे को सुनते ही नहीं हैं। देखती हूँ कोई रिक्शा मिल जाए तो चली जाऊंगी। अब जैसे ही कुंती अपनी छड़ी के सहारे घर से बाहर निकलती है, वैसे ही वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। तभी कुंती की पड़ोसन विमला कुंती को उठाते हुए कुंती से कहती है, इस उम्र में भी आपको अकेले बाहर निकलना है? कहाँ है आपकी पोतिया? रिंकी, काजल, नेहा, कहाँ हो तुम लोग? अरे क्या बात हो गई विमला आंटी, क्यों इतना शोर मचा रही हो? क्यों ना मचाओ शोर, यहाँ तेरी दादी गिर पड़ी और तू फोन में लगी हुई है। हे भगवान, मैंने इतनी बार कहा है इन्हें कि बिस्तर पर ही पड़े रहो, लेकिन ये है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। कहाँ जाना है अम्मा आपको? बताओ, रिंकी लेकर चली जाएगी। ना, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है, आप ही ले जाओ अगर इतना ही प्यार आ रहा है तो। हाँ बोलो तुम। अरे वो मेरी बुढ़िया दादी है, जब देखो किरकिर करती रहती है। अब ये सुनने के बाद विमला कुंती को देखते हुए कहती है, सच कहूँ तो आपके बेटे बहुत ही अच्छे थे अम्मा, लेकिन अच्छे लोगों को भगवान भी जल्दी बुला लेते हैं। काजल तो घर पर ही नहीं है, चलो मैं ही आपको ले चलती हूँ दवाई लेने अम्मा। नहीं बेटा, दवाई नहीं, पेंशन आई है, वही लेने जाना है। कोई रिक्शा रुकवा दे, मैं चली जाऊंगी। अब विमला भी रिक्शा रुकवा कर कुंती को बैठा देती है। अब देर शाम 6 बजे काजल घर आती है। तभी पूजा और नेहा को वो पढ़ते हुए देखती है और रिंकी को फोन पर बातें करते हुए। तभी काजल रिंकी से कहती है, रिंकी, दादी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। पूजा, कब आई तू? दादी कहाँ है? दीदी, हमने तो दादी को घर आने के बाद से देखा ही नहीं है। हाँ दीदी, मैंने भी नहीं देखा, इससे ही पूछो। कब से फोन में लगी है, कुछ भी पूछो तो बोल ही नहीं रही। घर का एक सदस्य मिसिंग है और तू है जो फोन पर लगी हुई है। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। दीदी मेरा फोन दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगी वरना? चुप करके बैठ जा, समझी ना? कुछ समय बाद ही पूनम का आना होता है और वो आते ही अपनी बहन काजल से कहती है, दीदी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? आज तो मैं समय पर भी आई हूँ। दादी घर पर नहीं है और ये कुछ और ही बता रही है। आपने अच्छा नहीं किया मुझे मारकर। दादी को विमला आंटी ने दरवाजे पर से उठाया था, वो गिर गई थी, उनसे जाकर पूछ लो। विमला आंटी? पूनम चल, 7 बज रहे हैं, जल्दी से पूछते हैं कहाँ है दादी। अब काजल और पूनम विमला आंटी के घर आते हैं और विमला भी दोनों को घबराए हुए देखकर कहती है, क्या हुआ पूनम, काजल, तुम ठीक तो हो ना दोनों? आपने आज दादी को कहीं जाते हुए देखा था क्या? वो अब तक घर नहीं आई हैं। अरे वो तो दरवाजे पर गिर गई थी, तभी मैंने उन्हें देखा और उन्हें उठाया। जिसके बाद तेरी बहन रिंकी आई, लेकिन वो फोन पर थी, तो मुझे बोला पेंशन लेने जाना है, चलेगी तो चल। तो वो पेंशन दफ्तर गई हैं, लेकिन वो तो बंद हो चुका होगा अब तक तो। पूनम, काजल, चल दादी को ढूंढते हैं, मैं भी चलती हूँ तुम दोनों के साथ। अब विमला, काजल और पूनम कुंती को ढूंढने लग जाती है, लेकिन कुंती का कहीं भी पता नहीं चलता। अब काजल एक रेड लाइट के पास एक ट्रैफिक पुलिस वाले से कुंती की फोटो दिखाकर पूछताछ करती है। तो वो पुलिस वाला काजल से कहता है, अरे बेटा, इस बेचारी का ही तो 2 बजे एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, मुझे नहीं लगता कि वो बची भी होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, शुभ शुभ बोलिए। अब घबराई हुई काजल और पूनम के साथ विमला हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि आज एक एक्सीडेंट से मौत तो हुई है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। और जब विमला को पहचान के लिए बुलाया जाता है तो विमला काजल और पूनम को गले लगाकर रोने लगती है और काजल से कहती है, भगवान को ना जाने क्या मंजूर है, पहले तेरे माँ बाप को तुम लोगों से दूर कर दिया, अब अम्मा नहीं रही। ये झूठ है, वो दादी नहीं होंगी, आपने ठीक से नहीं देखा है। विमला आंटी, आप देख कर आओ। अब कुंती की बॉडी को घर लाया जाता है और जब रिंकी को पता चलता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी दादी की डेथ हो गई है, तो वो खुद को माफ नहीं कर पाती और खूब रोती है और खुद से कहती है, मेरी गलती की वजह से मैंने दादी को खो दिया, मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और इस तरह से 5 पोतियों की दादी भी उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।
गायत्री की 5 बहुएं थी, लेकिन उसकी 5 बहुओं में से उसकी 3 बहुएं, बड़ी बहू पूजा, छोटी बहू रीना, तीसरी बहू कीर्ति, तीनों सगी बहनें थी, साथ ही अमीर घर से थी। लेकिन उसकी चौथी बहू राधिका और 5वीं बहू गीता गरीब घर से थी, साथ ही अलग अलग परिवार से थी। फिर भी उनके बीच में बहनों वाला प्यार था, लेकिन उनकी अमीर जेठानियां उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो दोनों गरीब घर से थी। एक दिन गायत्री अपनी 5 बहुओं को आवाज देती है और उसकी आवाज सुनकर उसकी तीनों अमीर बहुएं वहां आती हैं और कहती हैं, जी माँ जी, कहिए, आपने बुलाया? राधिका और गीता बहू कहाँ रह गई? वो क्यों नहीं आई? मैंने उन्हें भी तो बुलाया था। पता नहीं माँ जी, आती ही होंगी। तब तक आप बोलिए, क्या काम था? क्यों बुलाया है आपने हम लोगों को? मैंने तुम लोगों से ये पूछने के लिए बुलाया है कि कल की रसोई में क्या बनाना है। सोच लिया है ना तुम लोगों ने? कोई कमी हो सामान में तो पहले ही बता दो, क्योंकि खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी इज्जत का सवाल है। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हम तीनों की ये पहली रसोई हो। हमें तो इस घर में आए हुए बहुत समय हो गया है। ये चीज तो आप अपनी छोटी बहू गीता और गायत्री को समझाइए ना। हाँ माँ जी, दीदी सही कह रही है, क्योंकि मुझे वैसे भी खाना बनाना कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मुझे तो इस रसोई के कामों से दूर ही रखिए। माँ जी, मेरा मन भी नहीं है आज कुछ बनाने का, और वैसे भी पहली रसोई तो गीता और गायत्री की है ना, तो उनसे पूछिए ना कि आज क्या बनाएंगी अपनी गरीब रसोई में। गरीब रसोई में? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये लोग गरीब घर से आई है तो तुम इनका मजाक उड़ाओगी? अगर वो सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो किसी भी घर से आई हो, लेकिन अब वो इस घर का हिस्सा है, साथ ही तुम लोगों की देवरानियां हैं। तुम लोगों को ही उन्हें इस घर के तौर तरीके सिखाना है। आगे से मैं ये अमीर गरीब का टॉपिक न सुन लूं इस घर में। गायत्री अपनी तीनों अमीर बहुओं को उनके घमंड के चलते सुना ही रही थी। तभी राधिका और गीता वहाँ आती हैं, जिन्हें देखकर गायत्री बात बदल देती है और उनसे कहती है, तुम दोनों कहाँ रह गई थी? मैंने कब से तुम दोनों को आवाज दिया था। ये तीनों तो आ गई, लेकिन तुम दोनों गायब थी। माँ जी, वो उनका कॉल आ गया था, इसलिए मैं नहीं आई थी। एक बार कॉल कटने के बाद पता नहीं कब कॉल आती, माफ करिए। माँ जी, मैं छत पर कपड़े डालने गई थी, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, तो मुझे तो अभी राधिका ने बताया कि आपने हमें बुलाया है। ठीक है, समझ गई, सभी कामों में बिजी थी मुझे छोड़कर। मैंने बस इतना कहने के लिए बुलाया है कि कल तुम दोनों की पहली रसोई है। मैंने पड़ोस की औरतों को बुलाया है खाने पर। तुम लोग ऐसी रसोई बनाना कि वो तुम्हारी जेठानियों की पहली रसोई ही भूल जाए, और अगर कोई मदद चाहिए हो तो अपनी जेठानियों से ले लेना। जी माँ जी। ठीक है, फिर जाकर तुम लोग अपना काम देखो, मुझे कहीं जाना है, मैं होकर आती हूँ। गायत्री इतना कहकर घर से बाहर चली जाती है, जिसके बाद उसकी तीनों जेठानियां भी अपने कमरे में चली जाती हैं। कोई भी राधिका और गीता को कुछ नहीं बताता। अगले दिन दोनों रसोई में हाथ बांधे खड़ी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पहली रसोई में क्या अलग बनाए, जो कि उनकी जेठानियों की रसोई से अलग हो। वो परेशानी में ये सोच ही रही थी कि तभी उनका ससुर राजेंद्र वहाँ आता है और कहता है, ये क्या, अभी इस घर में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और तुम दोनों का चेहरा उतर गया? तुम्हारी जेठानियों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया क्या? नहीं ससुर जी, ऐसी बात नहीं है। वो आज मेरी पहली रसोई है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम ऐसा क्या बनाएं जो कि माँ जी को बहुत पसंद आए, और साथ ही जेठानियों जी की भी पहली रसोई से भी अलग हो। हाँ ससुर जी, क्योंकि माँ जी ने बोला है खाना ऐसा बनाना कि पड़ोस की सभी औरतें तुम्हारी जेठानियों की पहली रसोई भूल जाएं। इसलिए हम ज्यादा परेशान हैं कि ऐसा क्या बनाएं जिसे देखकर माँ जी खुश हो जाएं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बहुओं। तुम अपनी पहली रसोई में वही बना लो जो तुम्हारी सास ने अपनी पहली रसोई में बनाया था। दाल बाटी चूरमा और मीठे में मूंग दाल का हलवा। देखना पड़ोस की औरतों के साथ साथ तुम्हारी खुद की सास भी अपनी बड़ी बहुओं की रसोई भूल जाएगी। धन्यवाद ससुर जी। अपने ससुर के बताए अनुसार राधिका और गीता अपनी पहली रसोई में दाल बाटी चूरमा और मूंग दाल का हलवा बनाने की तैयारी में लगती है। कुछ देर बाद गायत्री के घर में पड़ोस की सभी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और सभी डाइनिंग टेबल पर रखे हुए दाल बाटी चूरमा और मूंग दाल के हलवे को देखकर हैरान हो जाती है। तभी गायत्री अपनी दोनों छोटी बहुओं से कहती है, बहुओं, तुम लोगों ने अपनी पहली रसोई में ये बनाया है? तुम्हें ये बनाने को किसने बताया? माँ जी, वो
ये हमें ससुर जी ने बताया था बनाने को, क्योंकि आपको दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है और आपने भी अपनी पहली रसोई में यही बनाया था, तो हमने सोचा हम भी आपके ही नक्शे कदम पर चल लें। जी माँ जी, कोई गलती हो तो माफ करिए। इसका मतलब मेरी अमीर बहुओं ने तुम्हारी मदद नहीं करी, तभी उन्हें करनी पड़ी। तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने जो भी बनाया है अच्छा है, अब खाने के लिए भी दे दो। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद सभी उनके बनाए हुए खाने को खाते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं। ये सब चीजें उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी तीनों जेठानियां सुन रही थी। खाने के बाद गायत्री अपनी दोनों बहुओं को नेक में सोने का हार देती है, जिसे देखकर उनकी जेठानियों की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? तुम लोगों की आंखें इतनी बड़ी क्यों हो गई? माँ जी, हमें तो हमारी पहली रसोई में सोने का हार नहीं दिया था, तो हमारी देवरानियों को क्यों दे रही हो? हाँ माँ जी, क्यों दे रही हैं? क्योंकि इनकी रसोई सच में लाजवाब बनी है। दूसरी बात, इनकी शादी में उन्हें सोने का हार नहीं दिया था, लेकिन तुम लोगों को दिया था, इसीलिए दे रही हूँ। माँ जी, वो सब हमें नहीं पता, हमें भी सोने का हार चाहिए। आप एक काम करिए, आप अपनी तीनों अमीर बहुओं और 2 गरीब बहुओं की रसोई को फिर से कर लीजिए। जिसकी रसोई अच्छी होगी उन्हें आप हार दे देना। इसी बहाने इन्हें दूसरा हार कमाने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं अपनी 3 अमीर और 2 गरीब बहुओं की रसोई दोबारा करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से तुम तीनों ने ये बात सबके सामने बोली है, वैसे ही खाना भी सबके सामने बनाओगी। जी माँ जी। अगले दिन फिर सभी पड़ोस की औरतें गायत्री के घर में इकट्ठा होती हैं और उसकी 5 बहुएं शर्त के हिसाब से सभी लोगों के सामने ही सारा खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर वो लगाती हैं, जिसके बाद पड़ोस की सभी औरतें तीनों अमीर बहुओं का बनाया खाना चखती हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद सभी गरीब बहुओं का खाना चखती हैं और फिर से उनके खाने की तारीफ करती हैं, जिसे सुनकर गायत्री कहती है, अभी भी कुछ बोलना बाकी है तुम तीनों को? तुम्हें पता है आज तुम्हारा खाना अच्छा क्यों नहीं बना और तुम्हारी गरीब देवरानियों का खाना अच्छा क्यों बना? उन्होंने दोनों बार खाना दिल से और प्यार से बनाया है, बिना लालच के बनाया है। लेकिन तुम तीनों ने जलन और लालच और गुस्से में बनाया है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीब देवरानियां अपनी अमीर जेठानियों से कैसे जीत सकती हैं। अमीर गरीब की जलन में भूल गई हो तुम तीनों कि ये दोनों भी हमारे घर का ही हिस्सा है। अपनी सास की बात सुनकर उसकी तीनों अमीर बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी देवरानी और सास से माफी मांगती है। साथ ही अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर अपनी गरीब देवरानियों के साथ में खुशी से रहती है। केशव बहुत ही अमीर आदमी था। उसका अच्छा खासा होटल का काम था। कई शहरों में उसके होटल थे। केशव की पत्नी ज्योति अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान थी। वो अपनी बेटी का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में करवाना चाहती थी, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाती। तभी एक रोज वो हॉल में बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी उसकी नौकरानी कांता हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर उसके पास आती है और उसके सामने करते हुए कहती है, मेम साहब मिठाई खाइए, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया? कहीं लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी, जो इतना खुश हो रही हो तुम? मेम साहब, बच्चों का जीवन सही राह पर लग जाए, उनकी किस्मत बन जाए, उससे ज्यादा माँ बाप को क्या चाहिए? वही मेरे साथ हुआ है। आज मेरे बेटे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में हो गया। अब मेरे बेटे का फ्यूचर बन जाएगा, वो भी फ्री में, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। गरीब कोटे से फॉर्म भरने पर सिर्फ बच्चों को एग्जाम पास करना पड़ता है और एडमिशन हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये क्या कह रही हो? क्यों मेम साहब, आपको ये जानकर खुशी नहीं हुई कि हम गरीब के बच्चे भी अमीरों के स्कूल में पढ़ पाएंगे? मुझे तो लगा था कि आपको इस अमीरी गरीब के ढोंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगता है आप भी हमें अपनी बराबरी का नहीं समझती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तुम ये डिब्बा मुझे दे दो और जाकर अपना काम करो। ज्योति इतना कहकर मिठाई का डब्बा लेकर बाहर चली जाती है और कांता रसोई में जाकर अपने कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने पति केशव के ऑफिस के कैबिन में ही पहुंच जाती है, जहां केशव अपने ऑफिस के लोगों के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था और वो ज्योति को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बाहर जाके ना थोड़ी देर वेट करो, मीटिंग खत्म करके ना मैं बात करता हूँ।
मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है आपका वेट करने का। मुझे कुछ बात करनी है अभी के अभी आपसे। सॉरी, आप लोग ना अभी बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को वापस बुलाता हूँ। केशव के कहने पर सभी लोग कैबिन से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद ज्योति केशव को अपनी नौकरानी की सारी बात बताती है। मुझे अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में करवाना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और आपको मेरा साथ देना होगा बस। यार तुम ये क्या बातें कर रही हो? हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश करके देख ली है, वहाँ पर हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है, सीट नहीं है। अब सीट है गरीब कोटे की। जब तक हमारे बेटे का एडमिशन नहीं होता है तब तक कुछ समय के लिए हम गरीब का ढोंग कर लेते हैं। जहाँ एडमिशन हो गया हम ये ढोंग खत्म कर देंगे और वापस घर आ जाएंगे। यार तुम समझ नहीं रही हो, अगर किसी को पता चल गया ना तो बिना बात के परेशानी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे का एडमिशन टॉप के स्कूल में करवाऊंगा। नहीं, मैं अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में ही करवाऊंगी। आप कल ही मेरे साथ चलेंगे और कोई गरीब का घर देखकर गरीबी का ढोंग करके अपने बेटे का एडमिशन करवा के रहेंगे। ज्योति इतना कहकर अपने पति को लेकर दिल्ली चली जाती है और वहाँ एक चॉल में रहना शुरू करती है, जहाँ एक तरफ ज्योति और केशव अपने बेटे के एडमिशन के लिए गरीबी का ढोंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी चॉल के सामने एक बड़ी सी कोठी में रहने वाले गोपाल और रानी अमीर लोगों के साथ रहने और उनकी लाइफस्टाइल को जीने के लिए अमीरी का ढोंग करते हैं। कहने को तो दोनों पति पत्नी कोठी में नौकर थे, जो कि अपने मालिक के शहर के बाहर रहने का फायदा उठाकर खुद उस कोठी के मालिक बने बैठे थे। समय बीतता है, तभी एक दिन जहां अमीरी का ढोंग करते हुए गोपाल और रानी अपनी चौल वालों के लोगों को पुराने कपड़े बांट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गरीबी का ढोंग करते हुए केशव और ज्योति को चौल के लोगों के साथ उन पुराने कपड़ों की भीख में लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। लाइन में लगे हुए ज्योति केशव से कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि इन अमीरों को गरीब चोल वालों के सामने अपनी अमीरी का ढोंग दिखाना जरूरी है क्या? इनके जैसे ना जाने कितने अमीर हमारे घर में नौकरों वाले काम करते हैं और मैं इनके दिए हुए पुराने कपड़े पहनूंगी। वैसे मैडम, तुम में और इसमें ना कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। ढोंग तो आप भी कर रही हो गरीब होने का, जो कि आप नहीं हो। तो आपको ये पुराने कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे और पहनने भी पड़ेंगे, क्योंकि अगर तुमने मना किया ना तो यहाँ के चौल वालों को शक हो सकता है और तुम्हारी सारी योजना खराब हो जाएगी। ये लोग कौन सा इतना ध्यान दे रहे हैं? चलो चुपचाप चलते हैं, क्या पता चलेगा इन्हें। ज्योति इतना कहकर केशव का हाथ पकड़कर चुपचाप लाइन से निकलकर जा ही रही थी कि तभी गोपाल और रानी की नजर उन पर पड़ती है और वो दोनों हाथों में पुराने कपड़े लेकर उनके पास आते हैं और कहते हैं, आप लोग बिना कपड़े लिए कहाँ जा रहे हो? गरीब होकर भी बड़े तेवर हैं आप लोगों में। कपड़े नहीं लेंगे हम अमीरों से तो क्या पहनेंगे? हाँ बिल्कुल ले जाइए, शर्माइए मत। आप लोग नए हैं इस चोल में, इसलिए शर्मा रहे हैं। कुछ दिनों में आदत हो जाएगी आप लोगों को भी इन चोल वालों की तरह मांग कर खाने पीने की। गोपाल और रानी इतना कहकर केशव और ज्योति को पुराने कपड़े दे देते हैं और गरीबी के ढोंग के चलते उन्हें लेने भी पड़ते हैं। समय बीतता है, तभी एक दिन गोपाल और रानी मार्केट से घर लौट रहे थे और उनकी नजर सामने से 5 स्टार होटल के अंदर बैठे ज्योति और केशव पर जाती है, जो नए और अच्छे कपड़े पहनकर खाना खा रहे थे। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं और होटल स्टाफ लोगों से बात करके उन्हें पता चलता है कि दोनों उस होटल के मालिक हैं। वो सिर्फ गरीब होने का ढोंग कर रहे थे। उस टाइम दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और देखते हैं। तभी एक दिन ज्योति और केशव गोपाल और रानी के घर जाते हैं, जहाँ काम से रानी को पोछा लगाते हुए और गोपाल को सीढ़ियों पर चढ़कर पंखा साफ करते हुए वो देखते हैं और आपस में बात करते हुए सुनते हैं, मालिक, लोग क्यों आ रहे हैं? कहीं चौल के लोगों के सामने हमारी सच्चाई आ गई कि हम जिस कोठी के मालिक बनकर उन पर रोब झाड़ते हैं, असल में हम नौकर हैं वहाँ के। इस बात का डर तो मुझे भी खाई जा रहा है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी गोपाल की नजर दरवाजे पर खड़े केशव और ज्योति पर जाती है और वो कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी अमीरी का ढोंग देख रहे हैं, जो कि तुम गरीब चौल वालों को दिखा रहे हो, खुद गरीब होकर। अच्छा, तो तुम कौन से दूध के धुले हो? तुम भी तो हमारी तरह ढोंग ही कर रहे हो, अमीर होकर गरीब होने का। हमने उस दिन तुम लोगों को होटल में देख लिया था। अगर तुम चोल वालों को हमारे बारे में बताओगे तो तुम भी फंसोगे। हमें नहीं पता कि तुम्हारा गरीबी का ढोंग करने के पीछे का इरादा क्या है, लेकिन वो इरादा पूरा नहीं होगा। हाँ, सही कह रहे हैं मेरे पति। देखो ये अमीरी गरीबी का ढोंग जो भी हम कर रहे हैं
अपने किसी ना किसी फायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो अच्छा यही है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, हम अपना मुंह बंद रखेंगे और इस अमीरी गरीबी का ढोंग ऐसे ही चलते रहने देंगे। ज्योति की बात से सभी सहमत हो जाते हैं और एक दूसरे की अमीरी गरीबी का ढोंग अपने तक ही रखते हैं। इस तरह से रानी और गोपाल गरीब होते हुए भी आराम से अमीरों वाली लाइफ जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति और केशव अमीर होते हुए भी गरीब बनकर अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में कराने में सफल होते हैं।